Assalamu alaikum. Today I am going to discuss another topic, that is finance companies. But before starting the today's topic, I would like to recall the previous lecture. Previous lecture जो था वो था हमारा थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस के बारे में. थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस में तीन मेन तरह के इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिनका म्यूचुअल सेविंग बैंक्स, सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस, एंड नंबर थर्ड इज द क्रेडिट यूनियंस. इनको एक पर्टिकुलर, इन तीनों को थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस में जो सबसे रखने की बेसिक चीज है उसमें ये कि इन तीनों इंस्टीट्यूशंस का जो बेसिक फंक्शन है वो सेम है. मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ. म्यूचुअल सेविंग बैंक्स, म्यूचुअल सेविंग बैंक्स का जो आइडिया है वो 1800s में आया, और उसके जो पीछे ये था कि 1800s में कुछ सेविंग एंड फ्रेंडली सोसाइटीज थी. ठीक है, उन सोसाइटीज में उनका जो बेसिक काम था वो ये था कि सेविंग एंड फ्रेंडली सोसाइटीज में आपस में कुछ लोगों ने मिलकर एक यूनियन वगैरह बना दी. उसमें यह था कि आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, लेट्स सपोज एक ग्रुप था 5 to 6 पीपल का. उन लोगों ने अपनी सेविंग्स को बना के उसको एक सोसाइटी का नाम बनाया. उन्होंने कहा कि जिसको जब जरूरत होगी या जिसकी बोरिंग नीड्स हम फुलफिल करेंगे और उन सेविंग्स को या तो इन्वेस्ट करेंगे और उसका जो प्रॉफिट होगा वो हम आपस में शेयर कर लेंगे. ठीक है, उसमें यह था कि वो एक मतलब उनको बेनिफिट भी था, प्रॉफिट वगैरह भी था, और इससे जो कुछ लोगों की जो बोरिंग नीड्स थी वो भी फुलफिल हो रही थी. लेकिन लेटर ऑन इन्हीं सोसाइटीज को एक बैंक का स्टेटस दिया गया. मतलब इन्हीं सोसाइटीज में जब इनका ब्रॉडर विजन हुआ, देखें आज 5 या 6 लोग थे, लेटर ऑन इसमें 8 से 10 हुए. जब नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हुए, उनके रिसोर्सेज ज्यादा हुए, मीन उनके डिपॉजिट्स वगैरह इंक्रीज हुए, तो उन्हें लगा कि इसको रेगुलेट करना चाहिए. उन्होंने एक बैंक का स्टेटस दिया. म्यूचुअल सेविंग बैंक का जो फर्स्ट टाइम कंसेप्ट था वो ओरिजिनेट हुआ बैंक का 1810 में इन स्कॉटलैंड. ठीक है, स्कॉटलैंड में बना. म्यूचुअल सेविंग बैंक्स का जो बेसिक एम था वो ये था कि दैट इज डिजाइन टू स्टिमुलेट द सेविंग्स, डिपॉजिट्स and keep the deposits in a safe and secure place and make the safe and secure investments and also provide loans to the needy people. ठीक है, और उसमें क्या होता था, जिनका प्रॉफिट्स आता था उससे जो भी, मतलब जैसे उन्होंने डिपॉजिट्स वगैरह को इन्वेस्ट किया या उन्होंने लोगों को दिया कुछ उनसे इंटरेस्ट रेट वगैरह, जो उनका प्रॉफिट था वो जो उनके ओनर्स वगैरह थे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे. अब देखिए, दिस इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू द कमर्शियल बैंक्स. आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा क्योंकि हमने इतने सारे लेक्चर्स देखे और हमने बैंक्स को एक्सक्लूसिवली भी डिस्कस किया, तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से आपके नॉलेज में होगी कि बैंक्स जो हैं बेसिकली वो क्या, बैंक्स में भी लोगों को लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं. लेकिन बैंक्स में और म्यूचुअल सेविंग बैंक्स में क्या डिफरेंस है कि बैंक्स जो होते हैं उसमें शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. लेकिन म्यूचुअल सेविंग बैंक्स में क्या होता है कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जिनकी सेविंग्स होती हैं, दैट आर द ओनर्स ऑफ द फर्म. और वो डिपॉजिटर्स जो हैं वो उनके पास दे परफॉर्म फंक्शंस एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल रोल्स एंड द फाइनेंशियल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उनके पास वोटिंग राइट्स वगैरह भी होते हैं. और जो उनकी जैसे आपको मैंने बताया था कि लोगों के डिपॉजिट्स वगैरह, अगर हम नॉर्मल बैंक की बात करें, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं तो उनकी लायबिलिटी होती है, लेकिन इन द केस ऑफ म्यूचुअल सेविंग बैंक वो उनकी ओनरशिप होती है. और उसके बाद देखिए, उसमें जो सिर्फ एक मेन प्रॉब्लम आता है म्यूचुअल सेविंग बैंक्स में, जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है. और उसकी रीजन क्या है कि नॉर्मली मैनेजर्स टेंड टू बी रिस्क अवर्स. वो चाहते हैं कि सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो. म्यूचुअल सेविंग बैंक्स का जो आइडिया है वो प्रमोट किया गया बहुत ज्यादा. लेटर ऑन फिर एक और रिसर्चर थे जिसने इसमें बहुत सारी रिसर्च की, और इसका जो बेसिक उन्होंने कहा कि इसमें जो लोगों की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखा जाए और लोगों को सिक्योरिटाइज लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएं. म्यूचुअल सेविंग बैंक्स में फिर इसके डिफरेंट एसेट्स वगैरह थे जिसमें लोग इन्वेस्ट करते थे, लाइक मॉर्गेज लोन वगैरह प्रोवाइड किए. इसके साथ इसका जो मेजर बेनिफिट था वो ये था कि इस म्यूचुअल सेविंग बैंक्स में आपका एक इंटरेस्ट
इंटरेस्ट एडजस्टेबल एक्ट था 1966 में, जिसने एक रेगुलेशन क्यू बनाई। इस रेगुलेशन क्यू में क्या स्टेट किया गया कि म्यूचुअल सेविंग बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे अपने डिपॉजिटर्स को एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स। That enables the mutual banks to capture a large amount of funding. ठीक है, उसके बाद ये तो था म्यूचुअल सेविंग बैंक्स का। अब हम बात करेंगे सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस। सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस जो है दैट इज आल्सो अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दैट इज स्पेशलाइज्ड इन सेविंग and provide loans to the needy borrowers or needy people. देखिए, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसका बेसिक काम क्या था कि लोगों की सेविंग्स को अपने पास रखना और उन सेविंग्स को या तो इन्वेस्ट वगैरह करना या लोगों को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना। सेविंग इन लोन्स को S&Ls का कंसेप्ट कहा जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम्स में, जो आयरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस का कंपैरिजन देखें म्यूचुअल सेविंग बैंक्स में, बेसिक फंक्शन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन 2-3 मेजर डिफरेंसेस हैं। वो ये कि जो म्यूचुअल सेविंग बैंक्स थे उस टाइम पे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में डेवलप हुए थे, लेकिन सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस आर रनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर एक और इसमें जो मेजर प्रॉब्लम था वो ये था कि म्यूचुअल सेविंग बैंक्स में जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं, अगर कोई बैंकिंग पैनिक वगैरह आए तो दैट इज सिक्योर्ड बाय फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। दिस मे नॉट हैपन इन द केस ऑफ सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस। नंबर थर्ड पॉइंट क्या था? नंबर थर्ड जो डिफरेंस था वो ये था कि म्यूचुअल सेविंग बैंक्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली या बहुत ज्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट मॉर्गेजेस में नहीं है, वेयर एज सेविंग एंड लोन एसोसिएशन इन्वेस्ट अ मेजर पोर्शन इन मॉर्गेजेस। आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने पाई चार्ट आपको दिखाया था, उसमें दैट डिपिक्ट्स द रेशियो ऑफ 53% इन मॉर्गेजेस। फिर हमने देखा सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस जो हैं आपकी, वो उसमें उसका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, बहुत ज्यादा उसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड भी रहा, लेकिन और उसका जो एक और मेजर रीजन थी कि सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस को 1816 में क्रिएट किया गया था, जब एक बैंकिंग पैनिक वगैरह आया हुआ था, तब इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था। लेकिन सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस का बहुत सारे बेनिफिट्स थे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दीज बेनिफिट्स और इनकी परफॉर्मेंस में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया था। एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड तो ये कि जब इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हुई, दैट अकर्ड इन द पीरियड ऑफ 1980s, तब एक तो बहुत ज्यादा इनका इसमें एक देखने को आया डिक्लाइनिंग ट्रेंड, और कुछ दूसरे फैक्टर्स थे जिस दैट लीड्स टू द सेविंग एंड लोन एसोसिएशन इंसॉल्वेंट। फिर डिफरेंट एक्ट्स बने जिन्होंने इंसॉल्वेंट सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस को डिस्कस किया कि किस तरह उसमें वो अपनी इंसॉल्वेंसी से बाहर आ सकती हैं, लेकिन अगेन क्या हुआ कि उनको वो कहा गया कि वो ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट प्रोवाइड करें ताकि वो डिपॉजिटर्स ज्यादा अट्रैक्ट करें। अगेन उनके लिए एक प्रॉब्लम बन गया, उनको ये कहा गया कि वो रिस्की एसेट्स में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अगेन उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया। फिर हमने, आपको याद हो, एक मेजर केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था चार्ल्स कीट्स का, कि वो किस तरह लिंकन सेविंग एंड लोन एसोसिएशन को उसने एक्वायर किया और उसने अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म को यूज करने के लिए किया था, और किस तरह वो इंसॉल्वेंसी हुई। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस की आज बात करें तो वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी एक उसका ऑल ओवर द ट्रेंड देखें तो बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग ट्रेंड भी नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट इन द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट अकर्ड इन द पीरियड ऑफ 2000 to 2009, उसमें सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस का एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड नजर आया था। फिर हमने बात की थी क्रेडिट यूनियंस की। क्रेडिट यूनियंस क्या है? ये कंसेप्ट बेसिकली जर्मनी में डेवलप हुआ था, जिसमें लोगों को सिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड करना थे। ठीक है, उसमें बेसिक हमने देखा कि किस तरह क्रेडिट यूनियंस वगैरह काम, उसमें उनके डिफरेंट हमने अकाउंट्स वगैरह देखे थे, डिफरेंट टाइप की क्रेडिट यूनियन डिस्कस की थी। बेसिकली इन तीनों इंस्टीट्यूशंस को इसीलिए एक कलेक्टिव नाम दिया गया थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि बेसिक में तीनों में काम एक ही है। काम बेसिकली इनका ये फंक्शन जो है वो यही है कि लोगों की सेविंग्स को वो करें और उसको फर्दर इन्वेस्ट करें और लोगों को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करें।
ये अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो बेसिक एम है वो यही था। ठीक है, आई होप आपको वो लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई क्यूरी नहीं है तो वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज द फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, ये भी कोई ऐसा मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये कंसेप्ट बिल्कुल फाइनेंस कंपनीज का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कंसेप्ट बेसिकली एक ही है। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, दैट इम्पार्ट द नॉलेज। ठीक है, हमने यही डिस्कस किया था, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो बेसिक काम वगैरह वो यही था कि आप लोगों को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, और सेम इन द केस ऑफ फाइनेंस कंपनीज। इसमें कुछ भी ऐसी चीज मुश्किल नहीं है, वही चीजें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के साथ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंस कंपनीज को। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज आप लोग चाहते हैं कि आप एक कार परचेज करें, और आपको लेकिन आपके पास कोई भी कैश वगैरह जो है वो नहीं है। आपको कार कितने की, $20,000 की। अब आपके पास कार नहीं है, आप बहुत सारे डीलर्स कहते हो जो आपको फाइनेंसिंग वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हैं, और आप देखिए बैंक्स में भी आपको पता है बैंक के थ्रू भी आप ले सकते हो कार लीजिंग वगैरह। और सम केसेस में आप लोग कंपनीज को कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इन ऑर्डर टू गेटिंग द फाइनेंस, जिनको फाइनेंस कंपनीज कहा जाता है। फाइनेंस कंपनीज क्या करती हैं, along with the consumer loans, फाइनेंस कंपनीज आर इन्वॉल्व इन लीज फाइनेंस एंड अदर बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, इसमें आपके होम फाइनेंसिंग भी आ सकती है। आपकी फाइनेंस कंपनीज में अगर आप कोई और इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए कोई फाइनेंसिंग वगैरह है, वो फाइनेंस कंपनीज का ब्रॉडर एक स्कोप है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मेन टॉपिक्स क्या हैं। Basically in this chapter we studied how finance companies evolved and what they do. Basic topics includes history of finance companies, purpose of finance companies, risk of finance companies, types of finance companies, regulation of finance companies, finance company balance sheet. ठीक है, हम ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। बेसिकली इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों के लिए एक नई, या आपको लगे कि इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया, अब हमारे एंड वाले लेक्चर्स हैं, तो मैंने ये कोशिश की कि मैं आपको तमाम वो चीजें, तमाम टॉपिक्स या कोई भी ऐसा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो उसको कवर करें। और आई होप मैं इसमें थोड़ा सक्सेसफुल भी रही। अब क्योंकि आज जो हमारे जितने टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग वो खत्म हो जाएंगे। कल और परसों जो 2-3 मेजर लेक्चर्स होंगे वो मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट पे देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात आती है तो रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन मुझे लगा कि फाइनेंस कंपनीज के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, क्योंकि ये आपकी बीइंग द फाइनेंस स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। और जब हमने सारे टॉपिक्स, इतने सारी जितनी भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स से कवर किया है, तो इसलिए फाइनेंस कंपनीज को भी कवर करना जरूरी था। फाइनेंस कंपनीज जो हैं, दैट आर द स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट सप्लाइज क्रेडिट फॉर द परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज by purchasing the time sales contracts of merchants or by granting small loans directly to consumers। देखिए इस डेफिनेशन में आपको क्या पता चला कि जो फाइनेंस कंपनीज हैं ये बिल्कुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते थे, वो लोन प्रोवाइड करते थे अपने कस्टमर्स को, या क्रेडिट वगैरह जो उनकी बोरोइंग नीड्स को फुलफिल कर सके। वो वेरियस पर्पस के लिए। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो वो अपनी कोई नीड वगैरह, जैसे उसने अगर घर बनाना है या कार लेनी है या कोई एसेट वगैरह परचेज किया उसके लिए लिया है। अगर हम कॉर्पोरेशंस की बात करें तो वो लोन्स वगैरह लेते हैं इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस, या कोई नया प्रोडक्ट लाइन वगैरह एडअप करने के लिए, या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, इस तरह इसमें फाइनेंस कंपनीज उनको लोन प्रोवाइड करती हैं। उनका जो बेसिक काम है वो वही है कि क्रेडिट प्रोवाइड करें।
इसमें क्या है कि बहुत सारे वो डिफरेंट, क्योंकि आप देखिए इंडिविजुअल नीड्स डिफर करती हैं एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेशंस नीड, ठीक है। इंडिविजुअल्स के लिए उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है और फाइनेंस कंपनीज का और कॉर्पोरेशंस के लिए डिफरेंट होता है। अगर इंडिविजुअल्स लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उनके फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो इंडिविजुअल्स के जो ज्यादा उनकी देखते हैं कि उनकी एसेट्स कितने हैं, उनकी इनकम कितनी है और उनकी सैलरी वगैरह। अगर वो कॉर्पोरेशंस देखें तो कॉर्पोरेशंस की वो नेट इनकम स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हैं, उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज देखते हैं कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। अगर स्पेशलाइज्ड कंज्यूमर फाइनेंस एजेंसीज आर ऑपरेटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड सम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, although they exist in early 1900s, their greatest development came after the World War II. देखिए अगेन इसका क्या चलता है कि फाइनेंस कंपनीज जो हैं दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, दे आर प्रोवाइडिंग द फंक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। हमने वेल नोन कंट्रीज के नाम भी मैंने आपको दिखाए और जो इनका आइडिया है ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो इसकी मेन डेवलपमेंट थी वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई, क्योंकि आपको पता है जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ग्रेट डिप्रेशन पीरियड भी था, उसकी वजह से वैसे ही बाकी इंस्टीट्यूशंस वगैरह में भी एक अनसर्टेनिटी थी, तो इसलिए दैट आल्सो इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंस कंपनीज। क्योंकि आप देखें जब अनसर्टेनिटी की अगर हम बात करें उसमें अनसर्टेनिटी क्या थी 1980s में, आपको पता है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ, अनसर्टेनिटी ज्यादा हुई, तो फाइनेंस कंपनीज भी जब जाहिर है लोगों को क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करती थी वो भी इंटरेस्ट रेट था, इसलिए उसका जो इंटरेस्ट रेट का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट फाइनेंस कंपनी से भी हुआ, इसलिए जो उसकी डेवलपमेंट हुई वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुई। अब देखिए लार्ज स्केल फाइनेंस कंपनीज विच ऑपरेट बाय परचेजिंग अनपेड कस्टमर अकाउंट्स एट अ डिस्काउंट फ्रॉम मर्चेंट्स एंड कलेक्टिंग पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम कंज्यूमर्स। देखिए आपकी क्या है, लार्ज स्केल फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं कि आपको किस तरह वो ऑपरेट करती हैं कि दैट ऑपरेट बाय परचेजिंग अनपेड कस्टमर अकाउंट्स, ठीक है। उनका बेसिक काम क्या है कि वही कि वो कस्टमर्स को लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं। एक तो ये कि उनकी फाइनेंसिंग उनको या तो इंस्टॉलमेंट लोन्स वगैरह, अभी हमने बात की थी कि कार लीजिंग की, अगर आपने गाड़ी वगैरह लेनी है तो उसके लिए क्या होगा कि आप गाड़ी के लिए जाते हैं तो वो आपको एक प्लान बना के देती हैं फाइनेंस कंपनीज, बिल्कुल बैंक्स की तरह ही रोल होता है, आपको डाउन पेमेंट करनी होती है और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होती है, ठीक है। इसी तरह सेम इन द केस अगर आपने घर के लिए लेना है, आपने हाउस बिल्डिंग के लिए लेना है तो वो भी आपको इसी तरह डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स और डिफरेंट पैकेजेस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। यहां मैं डिस्कस करूंगी अलाय फाइनेंशियल that was established as a General Motor Acceptance Corporation in 1919 to purchase automobile account receivable from car dealers who were themselves unable to finance time purchases. ये एक जनरल मोटर्स एक्सेप्टेंस कॉर्पोरेशन थी जो 1919 में बनी। उसका जो बेसिक काम था वो ऑटोमोबाइल अकाउंट्स वगैरह को परचेज करना था, लेकिन दे वर अनेबल टू फाइनेंस टाइम परचेजेस। तो बहुत सारी कंपनीज जो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में थी दैट आर गोइंग टू स्पेशलाइज इन फाइनेंसिंग परचेजेस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज एंड रिमेन क्लोजली एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि फाइनेंस कंपनीज का जो बेसिक काम है वो यही है कि लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फाइनेंशियल। देखिए अगर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि अगर इंडिविजुअल लोन लेना चाहता है तो उसकी फाइनेंसिंग नीड्स डिफरेंट होंगी, कॉर्पोरेशंस की डिफरेंट होंगी। अभी जनरल मोटर एक्सेप्टेंस कॉर्पोरेशन की बात की तो उसकी नीड्स डिफरेंट है और जो फाइनेंस कंपनीज उनको और तरह से जज करती हैं। फाइनेंस कंपनीज की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे तो एक और इसकी जो मेजर ये थी कि 1800s में इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा ये स्टार्ट हुआ क्योंकि वहाँ पे रिटेलर्स ने इंस्टॉलमेंट क्रेडिट्स प्रोवाइड की थी रिक्वायरिंग इक्वल पेमेंट्स टू रीपे लोन्स। देखिए जब इंस्टॉलमेंट लोन्स वगैरह पहले नहीं थे, ये लेटर ऑन इन 1800s बहुत ज़्यादा इंस्टॉलमेंट लोन्स प्रोवाइड किए गए जब ये कार लीजिंग का कंसेप्ट आया, होम फाइनेंसिंग का।
इससे पहले जो लोन्स थे वो टिपिकली बैलून लोन्स थे। बैलून लोन्स का कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फुल पेमेंट लोन होती थी, जिसमें आप इंटरेस्ट वगैरह पे करते थे और साथ में आपको एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, मेच्योरिटी पीरियड के बाद आप लोन प्रोवाइड करते थे। उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता था। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट लोन्स होते हैं, ये होता है कि आप मंथली बेसिस पे, ये इसमें ये आपका रिस्क नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी पेमेंट ही जाया हो जाएगी। आपको ये तो होता है कि चले मेरी कुछ इंस्टॉलमेंट्स हुई हैं, तो ये लेस रिस्की थी एज कंपेयर टू बैलून लोन्स। इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इंस्टॉलमेंट लोन्स का कंसेप्ट आया, तो इस दैट प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंस कंपनीज। फिर आप देखिए, पहले आप इतनी ज्यादा ऑटो इंडस्ट्री नहीं थी। लेटर ऑन आपने देखा कि कार फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट होगी। मैस मार्केटिंग ऑफ ऑटोज रियली डेवलप द इंडस्ट्री। इस तरह की इंडस्ट्री जो है और ज्यादा डेवलप होगी, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स जो है इनिशियली वो कार लोन्स नहीं प्रोवाइड करते थे इन द अर्ली 1990s, और वो सिर्फ फाइनेंस कंपनीज प्रोवाइड करती थी, क्योंकि वो फाइनेंस कंपनीज एक यूनिक टाइप ऑफ लोन प्रोवाइड करी थी। दैट इज ऑल्सो अ रीजन दैट बूस्टेड द परफॉर्मेंस of finance companies. हम बात कर रहे थे फाइनेंस कंपनीज की। देखिए, फाइनेंस कंपनीज की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे। एक तो ये था कि आप वही बात हमने जब चैप्टर स्टार्ट भी मैंने किया था, मैंने आपको कार लीजिंग की बात की थी, तो मेजर इसकी रीजन है वो यही थी कि कार लोन्स वगैरह बैंक उस टाइम प्रोवाइड नहीं करता था। तो इस वजह से फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो बहुत ज्यादा दैट आर स्पेशलाइज्ड इन प्रोवाइडिंग द कार लीजिंग लोन्स। तो ये एक मेजर रीजन है कि, और एक दूसरी मेजर रीजन क्या थी, इंस्टॉलमेंट लोन्स। ये दो मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से फाइनेंस कंपनीज जो है उनकी ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। देन अगर हम नंबर्स की बात करें, द बिगिनिंग ऑफ 2010 banks held $1,177 billion in consumer loans, while finance companies held $684 billion. देखिए, इसमें क्या हुआ कि 2010 में बैंक्स जो हैं उनके कंज्यूमर लोन्स जो हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द फाइनेंस कंपनीज। दैट डिपिक्ट्स दैट बैंक्स डिड नॉट सी आउट ऑफ द कंज्यूमर फाइनेंसिंग फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो दैट इन दिस वे फाइनेंस कंपनीज मूव्ड इनटू बिजनेस फाइनेंसिंग, दैट इज लीज फाइनेंसिंग वगैरह। अब क्योंकि आप देखिए बैंक्स पे बहुत ज्यादा थे, तो फाइनेंस कंपनीज ने एक तो ये हुआ कि उन्होंने कम्पीट किया, उन्होंने कार लीजिंग वगैरह प्रोवाइड की। सेकेंडली उनके क्योंकि उनका जो लोन्स थे वो कम थे एज कंपेयर टू बैंक्स की परफॉर्मेंस उससे ज्यादा कंपैरेटिवली बेहतर थी। उसके बाद हम देखते हैं पर्पस क्या था कि देखिए, फाइनेंस कंपनीज का पर्पस तो वही है कि वो लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन किस तरह। एक तो फाइनेंस कंपनीज इशू कमर्शियल पेपर्स। अब आपको कमर्शियल पेपर्स का ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं फिर भी रिकॉल कर देती हूँ। कमर्शियल पेपर्स जो हैं इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट, ठीक है, और दैट इज द अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 270 days एंड अ पुअर एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, कमर्शियल पेपर्स बेसिकली क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, और इनका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है कि कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं होती, एक्सेप्ट वन टाइप ऑफ द कमर्शियल पेपर, दैट इज एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर, जिसका जो सिक्योर्ड होता है, एंड दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर द पीरियड 2007 to 2009। ठीक है, फाइनेंस कंपनी। चले हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। सिर्फ मेरा कमर्शियल पेपर का आपको रिकॉल कराया कि ताकि आप लोगों को अगर किसी को भूल गया है तो वो रिफ्रेश हो जाए। अब फाइनेंस कंपनीज क्या करती हैं, नॉर्मली कमर्शियल पेपर्स को इशू करती हैं एंड यूज द प्रोसीड्स टू मेक लोन्स, और फिर वो इन प्रोसीड्स को यूज करती हैं इन ऑर्डर टू मेक द लोन्स। बैंक्स की तरह फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो अनरेगुलेटेड हैं। देखिए, हमने बात की बैंक्स जो हैं वो हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री हैं। बहुत सारे एक्ट्स आपको याद हो, जब हमने बैंकिंग इंडस्ट्री डिस्कस की थी, हमने 10 से 15 एक्ट, सबसे पहला तो फेडरल रिजर्व एक्ट था, फिर टाइम के साथ साथ फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बैंक्स के लिए बहुत सारी रेगुलेशंस बनाई गई, लेकिन फाइनेंस कंपनीज की कोई खास रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए इनको अनरेगुलेटेड कहा जाता है। स्टेट्स में लिमिट द साइज ऑफ ए लोन कॉन्ट्रैक्ट टू कंज्यूमर बोरोवर, बट दैट इज अबाउट इट। उसमें क्या होता है कि वो कुछ अपने फाइनेंस कंपनी बस अपने आप को मतलब खुद ही रेगुलेट कर रहे होते हैं, कोई एक्ट नहीं है ऐसा जो फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट करे।
और थर्डली क्या होता है कि इसमें टेलर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो बैंक्स नहीं ऑफर करता। फाइनेंस कंपनीज में जब हम टेलर मेड किससे कहते हैं, देखिए टेलर मेड ये है कि कोई बंदा फाइनेंस कंपनीज के पास जाता है, वो उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, फाइनेंस कंपनीज उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको लोन ऑफर करती है, जिसको हम टेलर मेड कहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ बैंक्स ऐसा नहीं है, बैंक्स के अपने कुछ टर्म्स होते हैं। ऑल्दो वो ठीक है आपकी इनकम वगैरह देखता है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज वगैरह होती है, लाइक अगर आपने 1 ईयर के लिए लेना तो बैंक्स ने उसे ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है, वो टेलर मेड नहीं है। सेम इन द केस के फाइनेंस कंपनीज कंज्यूमर्स को भी प्रोवाइड करती हैं, बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करती हैं, मैन्युफैक्चरर्स को करती हैं, और लेकिन ये इसका जो लोन तो ये प्रोवाइड करती हैं, बट दे डोंट टेक इन डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, दे आर नॉट क्लासिफाइड एज बैंक्स। लेकिन ये क्या है, ये बैंक्स की तरह लोगों से डिपॉजिट्स नहीं लेती। देखिए उसमें ये जरूर कहा गया है कि वो लोगों को लोन तो प्रोवाइड करती है। वो किस तरह, हमने अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर, जब ये कमर्शियल पेपर इशू करती हैं तो इनको उसके बाद जो प्रोसीड्स मिलती हैं ये इसको यूटिलाइज करती हैं। लेकिन जो आपके लोगों के डिपॉजिट्स को नहीं, बैंक का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है कि लोगों के डिपॉजिट्स को लेना, उन डिपॉजिट्स को फर्दर लोगों को मतलब बोरो वगैरह करके फिर लोगों को प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। लेकिन फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो लोगों से डिपॉजिट्स नहीं लेती, इसलिए इनकी कोई स्ट्रिक्ट बैंकिंग रेगुलेशंस भी नहीं है। और फाइनेंस कंपनीज जो हैं इन दैट आर एंगेज्ड इन कमर्शियल क्रेडिट एक्टिविटीज बेस देयर लोन्स ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स दैट बोरोर्स प्लेज एज सिक्योरिटी, यानी अगेन ये प्लेज्ड लोन प्रोवाइड करती हैं। और फाइनेंस कंपनीज कहाँ से फंडिंग लेती हैं, फ्रॉम देयर ओन बोरोइंग और फ्रॉम द पेरेंट कॉर्पोरेशंस। ठीक है, अभी हमने आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। पहले मैंने आपको हिस्ट्री बताई है फाइनेंस कंपनीज की और पर्पस। देखिए बेसिकली फाइनेंस कंपनीज जो हैं बिल्कुल उसी तरह काम करता है जस्ट लाइक द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, बैंक्स और ये इनकी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बैंक्स की तरह ही है। जैसे बैंक लोन प्रोवाइड करता है वैसे ही करता है, लेकिन बैंक्स जो है वो आपको अपनी अकॉर्डिंगली लोन्स प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस कंपनीज आपको टेलर मेड लोन्स प्रोवाइड करती हैं। फिर कार लीजिंग का जब कंसेप्ट था वो बैंक ने अभी स्टार्ट किया है, और फाइनेंस कंपनीज का जो बेसिक था वो स्टार्ट ही यहीं से हुआ था। और थर्डली फाइनेंस कंपनीज को कुछ भी रेगुलेट नहीं किया जाता क्योंकि ये लोगों से डिपॉजिट्स नहीं लेती, और जो बैंक्स है वो लोगों से डिपॉजिट लेता है और आर हैवीली रेगुलेटेड। एंड फोर्थ, क्योंकि वो अपने फंड्स को या तो खुद से जैसे बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर फाइनेंस कंपनीज अपने फंड्स रेज करती हैं या गेटिंग फंड्स फ्रॉम द पेरेंट कॉर्पोरेशन, और बैंक्स क्या करता है, बैंक्स के जो फंडिंग वगैरह है वो जो डिपॉजिट्स लेता है उस फॉर्म में होता है। ये तो एक थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने बताया बैंक्स का और फाइनेंस कंपनीज का। अब हम देखते हैं रिस्क इन फाइनेंस कंपनीज। ऑफ कोर्स रिस्क तो अभी मैं आपसे रिस्क की ही थोड़ी देर पहले बात करी थी। रिस्क तो हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, जैसे बैंक्स में भी है, इसी तरह सेम इन द केस ऑफ फाइनेंस कंपनीज। सबसे बड़ा रिस्क जो है वो क्रेडिट रिस्क है, डिफॉल्ट रिस्क है। दैट इज द ग्रेटेस्ट रिस्क एंड द फाइनेंस कंपनीज ऑफन लेंड टू दोज हु कांट गेट फाइनेंसिंग अदरवाइज। डिफॉल्ट रिस्क में क्या है कि फाइनेंस कंपनीज नॉर्मली उनको लोन प्रोवाइड करते हैं जो कहीं और से नहीं ले सकते। लेकिन आपका क्या है, फाइनेंस कंपनी से आपने कार लीजिंग लिया, आपने डाउन पेमेंट तो की, लेकिन कार की बाकी पेमेंट तो नहीं, कार की आपके पास होती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है आप ना प्रोवाइड करें रिमेनिंग। अदर टाइप लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्यों इशू है कि देयर एसेट्स लोन्स आर नॉट इजीली सोल्ड, क्योंकि देखिए आप लिक्विडिटी हमने क्या कहा था कि आप अपने एसेट्स को फौरन से कैश में कन्वर्ट कर लें एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, लेकिन फाइनेंस कंपनीज में ऐसा नहीं हो सकता। लिक्विडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर आपको फौरन से कुछ कैश चाहिए तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है, और अगर आप किसी को कन्वर्ट भी करते हो तो आपको कुछ चार्जेस, कुछ पेनल्टी, कुछ आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपको पता है जब भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की तो हमने बात की लिक्विडिटी का कंसेप्ट हमने बहुत डिस्कस किया। बेसिकली जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात होती है या मार्केट्स को डिस्कस करते हैं तो लिक्विडिटी का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Then roll over risk. Roll over risk क्या होता है? That refer to need to continue to borrow in the commercial paper market
आप कॉन्टिन्यूसली कमर्शियल, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि जो फाइनेंस कंपनीज हैं दैट रेजेस देयर मनी बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। तो आप क्या है कि कॉन्टिन्यूसली आप बोरो करें इन द कमर्शियल पेपर मार्केट, और इफ द मार्केट ड्राइज अप दे मे नॉट बी एबल टू मेंटेन देयर लोन, और अगर मार्केट खत्म हो जाएगी तो ये अपने लोन्स को प्रोवाइड नहीं मेंटेन कर सकेंगे। इसको रोल ओवर रिस्क कहते हैं, क्योंकि कमर्शियल पेपर्स भी तो बेसिकली अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। तो अगर आपका कोई उसमें ऐसा रिस्क है कि अगर आपके कमर्शियल पेपर से आपकी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल रही तो आप अपने लोन्स कैसे मेंटेन करेंगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क आप सबको पता है, मैं पिछले कई लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ कि इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो इंटरेस्ट रेट का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी बहुत ज्यादा है। आपको पता है ग्रेट डिप्रेशन का जो पीरियड आया 1980s में, जो कुछ पैनिक्स वगैरह आए, उसमें इंटरेस्ट रेट का इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ज्यादा था। बेसिकली क्या है, जब आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है तो फिर क्या है कि आपके जो बहुत सारे एसेट्स होते हैं वो मीडियम टर्म लोन्स होते हैं। देखिए आपकी जो एसेट्स की नेचर है वो मीडियम टर्म लोन्स हैं, और आपकी जो फंडिंग है वो शॉर्ट टर्म है। देखिए जब मैंने आपको शुरू में ये चीज बताई कि कमर्शियल पेपर्स जो हैं ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, जो आपकी शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। यही मैंने आपको डिस्कस किया था, यही मैंने आपको बताया था। तो कमर्शियल पेपर जो है वो शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। तो इंटरेस्ट रेट क्या है कि आप देखिए फाइनेंस कंपनीज क्या करती हैं कि वो मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड कर रही हैं बाय शॉर्ट टर्म फंडिंग। जिस तरह हमने सेविंग एंड लोन एसोसिएशन में बात की थी कि वो मॉर्गेजेस में इन्वेस्ट कर रही थी, और उनके जो डिपॉजिटर्स थे वो शॉर्ट टर्म थे, जो उनकी बैंकिंग क्राइसिस या एक मेजर क्राइसिस उसमें आया था। सेम इन द केस इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके आप लोगों को लोन्स प्रोवाइड करें वो मीडियम टर्म के हैं, और जो आपके मतलब रिक्वायरमेंट्स है फंडिंग वो शॉर्ट टर्म्स के हैं। तो दैट आल्सो प्लेज अ वेरी सब्सटेंशियल रोल इन द फाइनेंस कंपनीज। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंस कंपनीज। अब नेक्स्ट मैंने एक फिगर, एक ग्राफ है दैट डिपिक्ट्स दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स मेड बाय द थ्री टाइप ऑफ फाइनेंस कंपनीज, बिजनेस, सेल्स एंड कंज्यूमर। एक पाई चार्ट है दैट शोज यू द टाइप ऑफ लोन्स मेड बाय फाइनेंस कंपनीज इन 2010। फाइनेंस कंपनीज के जो सबसे ज्यादा लोन्स की रेशियो नजर आ रही है वो कंज्यूमर लोन्स हैं। उनके टेलर मेड होते हैं, तो हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो लोन, इसलिए ज्यादा रेशियो कंज्यूमर लोन्स की है, और वो रेशियो है 43.3%। फिर बिजनेस लोन्स हैं, उनकी रेशियो 30.3% है, और फिर रियल एस्टेट लोन्स हैं जो 26.5% हैं। इट मीन्स के फाइनेंस कंपनीज जो हैं उसमें ज्यादा जो लोन वगैरह लेने के लिए जाते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंस कंपनीज को डिस्कस करते हैं। बिजनेस फाइनेंस कंपनीज ऑफर लोन्स secured by accounts receivable and other business assets, something banks were reluctant to do prior to the 1940s। देखिए उसमें क्या है कि बिजनेस कंपनीज आपको लोन प्रोवाइड करती हैं जो secured होती हैं बाय अकाउंट रिसीवेबल एंड अदर बिजनेस एसेट्स, ठीक है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में 1940s से पहले ये नहीं होता था। They also factor accounts receivable, giving companies a 90% of the book value of account receivable in return for the actual payments when received, essentially a secured loan। इसमें क्या हो रहा है कि एक फैक्टर अकाउंट रिसीवेबल है, वो क्या होता है कि आपके 90% जो है ना बुक वैल्यू, जो आपका अकाउंट रिसीवेबल आप किसे कहते हैं, आपने अकाउंटिंग में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स रिसीवेबल आपका एसेट होता है और अकाउंट्स पेएबल आपका लायबिलिटी होता है कॉर्पोरेशन के लिए। तो अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है कि जो अकाउंट्स आपने रिसीव करने हैं, तो फैक्टर अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है कि कंपनीज को दैट 90% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इन रिटर्न फॉर द एक्चुअल पेमेंट्स व्हेन रिसीव्ड, यानी कि एक सिक्योर्ड लोन होता है। हमने पहले देखा कि एक तो ये कि बिजनेस फाइनेंस कंपनीज जो हैं आपको लोन प्रोवाइड करती हैं दैट इज सिक्योर्ड बाय द अकाउंट रिसीवेबल,
ठीक है, एंड अदर बिजनेस एसेट्स। ठीक है, दूसरा भी सिक्योर्ड ही है लेकिन फैक्टर अकाउंट रिसीवेबल है। उसमें क्या है कि बुक वैल्यू किससे कहते हैं, अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा बुक वैल्यू किसका कंसेप्ट भी। बुक वैल्यू बेसिकली कहते हैं जो आपकी वैल्यू हिस्टोरिकल वैल्यू होती है एसेट की। तो फैक्टर अकाउंट रिसीवेबल ये कहता है कि कंपनीज को कि 90% जो है ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल आप इन रिटर्न फॉर द एक्चुअल पेमेंट व्हेन रिसीव्ड, कि आप जब आपने रिसीव कर लिया एक्चुअल पेमेंट में तो 90% उस बुक वैल्यू की ले लें, दैट इज एसेंशियली अ सिक्योर्ड लोन। Then other type of finance companies, they are involved, specialized in leasing. आपको पता है कि इसका जो हमने हिस्ट्री बात की तो सबसे पहले जो स्टार्ट होने की वजह थी, फाइनेंस कंपनीज ओरिजिनेट ही इसी मकसद के लिए हुई थी। They often buy the assets and then lease it back to the company. क्या करते हैं कि बहुत सारे assets परचेज करते हैं and then इन कंपनी को लीज कर देते हैं, help in repossession for the late payments. इससे क्या होता है कि आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है। इफ द कंपनी नीडिंग द एसेट कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन का आप लोगों को आइडिया होगा, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं कि देखिए जब आपने कोई एसेट लिया है, उसकी कार खरीदी है, 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट कर जाएगी, यानी या तो एप्रिसिएशन होती है या डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहते हैं कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपको याद होगा, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि लाइक एसेट्स, फिक्स एसेट्स माइनस 10% ऑफ डेप्रिसिएशन, और वो जो चीज है वो बुक वैल्यू डिपिक्ट करती है। आई होप कि आपको बुक वैल्यू का कंसेप्ट भी पता चल गया होगा और डेप्रिसिएशन का भी। देखिए एक तो आपने एसेट्स खरीदा, लेट्स सपोज दैट कि आपने लैपटॉप खरीदा, ठीक है, आपने 100,000 का परचेज किया। उस टाइम तो 100,000 था, लेकिन 1 साल के बाद जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है तो ऑफ कोर्स वो यूज हुआ है, जो उसकी जाहिर है उसकी वही वैल्यू तो नहीं रहेगी ना, आप उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो उसको हम डेप्रिसिएट कर देंगे ताकि आप अपने एसेट्स को क्लियर वैल्यू शो कर सकें, जिसे बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कहते हैं। आपको एक और, जैसे लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने मोबाइल वगैरह परचेज किया है। देखिए आप लोग मोबाइल लेते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि आपने एक दफा खरीदा तो कुछ दिन के बाद ही, 1 वीक के बाद ही उसकी वैल्यू वो नहीं रहती, वो डेप्रिसिएट कर जाती है। या कुछ चीजों की वैल्यू एप्रिसिएट करती है, लाइक गोल्ड वगैरह। अगर आप गोल्ड के बार्स वगैरह परचेज करते हो तो जो आपको पता है गोल्ड प्राइसेस फ्लक्चुएट करती है, वो इंक्रीज होगी, उसे एप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो फाइनेंस कंपनीज है वो लीजिंग में इन्वॉल्व होती है। जब लीजिंग होती है एक तो उनको टैक्स एडवांटेज मिलता है, ठीक है, टैक्स एडवांटेज होता है कि जब कंपनी नीडिंग द एसेट कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी, दिस में बी अ टैक्स एडवांटेज इफ द कंपनी नीडिंग द एसेट कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द डेप्रिसिएशन, यानी इनको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वगैरह नहीं होता। फ्लोर प्लान्स दैट हेल्प द कार डीलर्स पे फॉर ऑल देयर कार्स ऑन देयर लॉट। अब आपको मैं एक और चार्ट दिखाती हूँ दैट डिपिक्ट्स द टाइप ऑफ लोन्स मेड बाय बिजनेस फाइनेंस कंपनीज। द डॉलर वैल्यू ऑफ बिजनेस लोन्स आउटस्टैंडिंग देन फॉलोज इन फिगर 26.3। देखिए पहले क्या है कि ये लोन्स जो एंड ऑफ 2009 बनाए गए, कौन कौन से लोन्स थे? इक्विपमेंट लीजेस थी, दैट इज 41.4% इन ब्लू कलर। फिर आपको अदर बिजनेस रिसीवेबल्स नजर आ रहे हैं 17.4%, सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स जो हैं वो 7.1% है, मोटर व्हीकल्स 14.5% और इक्विपमेंट लोन्स 19.6%। और ये जो है ये आपको बता रहा है कि फाइनेंस कंपनी बिजनेस लोन्स कितने हुए फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1994 से 2010 तक। देखिए 1994 से लेके आपको थोड़ा हर साल 1994 से 1998 तक इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं नजर आ रहा, बहुत माइनर इंक्रीज है। लेकिन 98 से लेके देखिए आप 2000, 2002, 2006-7 में बहुत ज्यादा मेजर इंक्रीज आया है फाइनेंस कंपनीज लोन में। इसका मतलब है कि नॉर्मली लोग, क्योंकि टेलर मेड लोन्स होते हैं, इसलिए नॉर्मली लोग बिजनेस फाइनेंस कंपनीज में बहुत ज्यादा जाते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन फिर देखें आपको थोड़ा सा डिक्लाइन नजर आ रहा है इन द पीरियड ऑफ 2009 एंड 2010। कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज, देखिए कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो होती हैं कि वो आपको लोन्स प्रोवाइड करती हैं कस्टमर्स को, किस चीज के लिए? टू बाय फर्नीचर,
होम इम्प्रूवमेंट एंड रीफाइनेंस स्मॉल डेट्स। देखिए आपके कोई भी कंज्यूमर लोन्स हैं, अगर आपके घर में कोई फर्नीचर नहीं है, लेट्स सपोज गर्मियों में आप लोगों का रेफ्रिजरेटर खराब हो जाता है, फ्रिज खराब हो जाता है, ऑफ कोर्स आपको लेना है, गर्मी इतनी होती है और आपके पास अभी करंटली इतने पैसे नहीं है, तो फाइनेंस कंपनीज आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आपके घर में कोई फर्नीचर वगैरह नहीं है या कुछ आपके ऐसे डेट्स हैं जो आपने हर हाल में पे करने हैं, तो आप लोन्स वगैरह लेते हैं। Typically, consumers cannot get credit elsewhere and may be high credit risks. तो क्योंकि कंज्यूमर्स को कहीं और से नहीं मिल रहा, क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा है। टू एक्सेप्शंस आर होम इक्विटी लोन्स एंड रिटेल क्रेडिट कार्ड्स। अच्छा, तब वो फाइनेंस कंपनीज में आएंगे, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस हैं दो, एक क्रेडिट कार्ड्स और एक होम इक्विटी लोन्स। क्रेडिट कार्ड्स आपको पता है, क्रेडिट कार्ड्स जो है ये इनोवेटिव प्रोडक्ट है और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्रेडिट कार्ड की वजह से लोगों को बहुत जल्दी लोन्स मिल जाते हैं, वो इजीली उसकी रिक्वायरमेंट काफी कम होगी एज कम्पेयर टू अगर हम कन्वेंशनल लोन्स की बात करें, ठीक है। तो लोग जो हैं इसलिए नॉर्मली लोग कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज उनको लोन्स प्रोवाइड करती हैं कंज्यूमर्स को कहीं और सबसे बड़ी वजह है कि कंज्यूमर इसलिए आया कि उनको कहीं और से लोन नहीं मिल रहा। सेल फाइनेंस कंपनीज, ये एक और टाइप ऑफ फाइनेंस कंपनी है, सेल फाइनेंस कंपनी। इसमें क्या है कि अगर आप लोग कोई जीएम कार खरीदना चाहते हैं तो जीएमएक विल बी हैप्पी टू असिस्ट विद द फाइनेंसिंग, आल्सो नोन एज अ कैप्टिव फाइनेंस कंपनीज। दीज कंपनीज आर ओन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू हेल्प विद द सेल ऑफ मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट। क्या है कि ये कंपनीज जो हैं ये मैन्युफैक्चरर ओन करती हैं टू हेल्प विद द सेल ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट बनाएं। इनको कैप्टिव फाइनेंस कंपनीज भी कहा जा सकता है। वही बात है, ये भी इसमें यह है कि आपने कोई इम्पोर्टेंट कोई भी चीज वगैरह परचेज या सेल करनी है तो ये कंपनीज उसमें मेजर रोल प्ले करती हैं। देन रेगुलेशन, आपको पता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फाइनेंस कंपनीज की इतनी ज्यादा ये दैट आर नॉट हैवीली रेगुलेटेड, ठीक है। लेकिन अगर रेगुलेशंस होंगी तो उसके रेगुलेशंस के बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, रेगुलेशंस का होना क्यों जरूरी है, तो एक तो ये कि मार्केट कॉन्फिडेंस के मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि आपको पता है अगर कोई रेगुलेशन है, इन केस ऑफ एनी लॉस, इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, आपको आपकी रेगुलेशंस हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स वहां जाके रिजॉल्व कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, एनहेंसमेंट है कि अगर कहीं भी कोई मसला है तो आपको पता है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अगर कंज्यूमर्स को कोई फाइनेंस कंपनीज वगैरह फ्रॉड वगैरह करती हैं तो कंज्यूमर के राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड रिडक्शन फॉर द फाइनेंशियल क्राइम्स, ताकि फाइनेंशियल क्राइम्स जो है वो कम से कम हो। आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की जब बात की थी, जब इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशंस की बात कर रहे थे, वहां बहुत ज्यादा लोग क्यों चाहते थे कि ऑनलाइन बैंक्स जो हैं वो ना हो और फिजिकल बैंक्स का होना अभी भी जरूरी है। उसकी मेन रीजन यही थी कि साइबर क्राइम्स वगैरह बहुत ज्यादा क्राइम्स होते हैं और वो बैंक्स जो हैं दैट आर नॉट हैवीली रेगुलेटेड एज कंपेयर टू फिजिकल बैंक्स जो हैवीली रेगुलेटेड हैं। अब क्योंकि इसमें एक तो आपके डिपॉजिटर्स वगैरह नहीं है, डिपॉजिटर्स नहीं है तो इसलिए कोई गवर्नमेंट कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, रेगुलेशन बहुत लिमिटेड है। देखिए अगेन आपके कोई डिपॉजिटर्स नहीं है लेकिन फाइनेंस कंपनीज आपको लोन्स तो प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो एट देयर ओन रिस्क वो आपको प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। और रेगुलेशन इज टिपिकली डिजाइन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, लेकिन ऑफ कोर्स वो नहीं है। रेगुलेशन जी रिक्वायर्स द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स पेमेंट रिसीव ऑन लोन्स। उसके अलावा कुछ लॉज वगैरह, यूजली लॉज दैट लिमिट्स द इंटरेस्ट रेट दैट कैन बी चार्ज्ड, लेकिन मेनली अगर बात करें तो कोई इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस नहीं है जो डिजाइन की गई हो फाइनेंस कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, somehow हम कह सकते हैं स्टेट और फेडरल रेगुलेशंस जो हैं डू लिमिट देयर एबिलिटी टू कलेक्ट ऑन डिफॉल्टेड लोन्स। However, there are few regulations in the business loan market. Government assumes that businesses are sophisticated enough to protect themselves. देखिए वही बात है कि गवर्नमेंट की assumption है कि businesses अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Of course, अगर फाइनेंस कंपनीज लोन प्रोवाइड कर रही हैं और उनको ये पता है कि वो लोग उनकी कोई रेगुलेशन नहीं है तो उन्होंने जाहिर लोन्स के लिए कोई ऐसा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बनाया होगा जिसकी वजह से उनके डिफॉल्ट्स वगैरह कम से कम होंगे। अब हम देखते हैं फाइनेंस कंपनी की बैलेंस शीट। नेक्स्ट स्लाइड प्रेजेंट्स द एग्रीगेट बैलेंस शीट फॉर फाइनेंस कंपनीज एज ऑफ 2007।
ये कंसोलिडेटेड फाइनेंस कंपनी की बैलेंस शीट है। देखिए बिलियंस और परसेंटेज दोनों में डिपिक्ट कर रही हैं। अब एसेट्स की बात करें, कंज्यूमर लोन्स हैं, बिजनेस लोन्स हैं, तो सबसे ज्यादा रेशियो है कंज्यूमर लोन्स की है, देन बिजनेस लोन्स हैं, देन रियल एस्टेट लोन्स हैं, लेस रिजर्व फॉर लोन लॉसेस। और अगर आप देखें रिजर्व आके लोन लॉसेस वगैरह हो तो माइनस में डिपिक्ट हो रही हैं, और अदर एसेट्स वगैरह हैं। और आपकी लाइबिलिटीज क्या है, बैंक लोन्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, ओन टू पेरेंट हैं, डेट नॉट एल्सवेयर है, अदर लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। और टोटल इक्विटी कितनी है, 229। देखिए ये जो बैलेंस शीट है इसमें ये पता चल रहा है कि एक तो जो फाइनेंस कंपनी का मेजर एसेट है, जो मेजर उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो कंज्यूमर लोन्स में है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी इसमें एक आपको इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही होगी कि लेस रिजर्व फॉर द लोन लॉसेस, रिजर्व कम है। और अगर आप इसमें इक्विटी आरओई निकालें या आरओए निकालें तो वो भी आपको कोई बहुत अच्छी रेशियो नहीं दिखाएगा। रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट टोटल देखिए आप रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, टोटल एसेट्स और इक्विटी, तो आप देखिए इक्विटी आपकी कितनी कम है। एसेट्स क्या है, इनके जो प्राइमरी एसेट्स हैं वो लोन पोर्टफोलियो है, ऑल्दो दे नीड टू मेंटेन, लेकिन रिजर्व्स उनके हाई नहीं, उनके ज्यादातर लोन्स वगैरह ही हैं। लाइबिलिटीज क्या है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग इज ईदर इक्विटी और लोन्स। एज मेंशन ऑलरेडी फाइनेंस कंपनीज आर एक्टिव इन द कमर्शियल पेपर मार्केट। कैप्टिव फाइनेंस कंपनीज कैन ऑल्सो बोरो डायरेक्टली फ्रॉम देयर पेरेंट कंपनी। यानी आप देखेंगे आपके पास कोई मेजर आपके जितने भी लोन्स वगैरह हैं, आपकी लाइबिलिटीज अगर आप देखें तो वो आपकी ज्यादातर आप कमर्शियल पेपर पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। इनकम उनकी किस तरह होती है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द लोन पोर्टफोलियो। ऑफ कोर्स जब लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सेकंड, लोन ओरिजिनेशन फीस, जब वो स्टार्ट में जब वो लोन ओरिजिनेट वगैरह करते हैं फाइनेंस कंपनीज फीस चार्ज करती हैं। क्रेडिट इंश्योरेंस प्रीमियम्स वगैरह, शायद वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं तो जो उनको प्रीमियम्स मिलते हैं, आपको पता है प्रीमियम्स हमने कहा था कि जो पॉलिसी होल्डर पे करता है फी जिसको कहते हैं वो प्रीमियम होता है। सम हैव आल्सो एक्सपेंडेड इनटू इनकम टैक्स प्रिपरेशन सर्विसेज। तो आपको ये आपकी इनकम है कि एक तो ऑफ कोर्स आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी, फीस वगैरह चार्ज करते हैं। ये आपको बता रहा है ग्रोथ ऑफ फाइनेंस कंपनीज एसेट्स फॉर द पीरियड ऑफ 1980 से 2009 तक। और ये ग्राफ आपको ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। देखिए आप 1980 से लेके 1984 तक बहुत कम ग्रोथ थी, ठीक है, हल्का सा आपको फ्लैट नजर आ रहा है। फिर 1986 में थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आप देखिए 2002 में ऊपर गया, और देन आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड है। लेकिन आप 2006 के बाद उसका ट्रेंड थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। और माइट पॉसिबल भी क्योंकि इस टाइम एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ था 2009 और 2007 से 2009 तक, वो रीजन भी हो सकती है। लेकिन ऑल ओवर द इंक्रीजिंग ट्रेंड था एक्सेप्ट आफ्टर 2007, ठीक है। और इसके बाद ये तो था फाइनेंस कंपनीज का लेक्चर, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में डिस्कस करूंगी। देखिए बेसिकली फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो आपको सबसे जो बड़ा बेनिफिट है कि कंज्यूमर लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, एज पर देयर डिमांड, उनको टेलर मेड लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकेंड इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आपसे अगर जो है आपको आपका ये है कि आप इंस्टॉलमेंट लोन्स वगैरह भी बना सकते हो, ये ऑल ओवर आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए एक तो ये आपसे फी चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट रेट तो होता ही होता है, आपसे फी भी चार्ज करते हैं जो अपनी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंस कंपनीज की, बाकी जिस तरह हमने बाकी चीजों को से डिस्कस किया, तो बाकी हमने इंस्टीट्यूशन डिस्कस किए, तो फाइनेंस कंपनीज जो हैं ऑल्दो ये बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, आपको बहुत तरह के लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें भी, क्योंकि उसमें भी फ्रॉड वगैरह हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं बनाई गई जो फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट करे। जब उनको रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेशन ही नहीं बनाई गई तो माइट पॉसिबल भी कंज्यूमर्स को फ्रॉड वगैरह हो।
और फाइनेंस कंपनीज के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से हम देखें तो फाइनेंस लोग जो हैं, लोग सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लोग सेफ्टी चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे उनके डिपॉजिट्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर देखें वो कुछ अपनी पेमेंट्स वगैरह, हमने बात की थी कि कार लीजिंग की, कार लीज करवा लेते हैं और उनकी पेमेंट्स खत्म होने वाली हैं, उनको कार की पोजीशन ना दी जाए तो फ्रॉड तो हो सकता है। ऑल ओवर हम बात करें फाइनेंस कंपनीज तो उसमें कोई भी चीज नई नहीं है, बिल्कुल सेम इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। हाँ, उसमें एक दो चीजें नई जरूर हैं। अगर बैंक्स के साथ कंपैरिजन करें तो इसमें कोई डिपॉजिट्स वगैरह नहीं होते। फाइनेंस कंपनीज अपने फंड्स खुद जनरेट करती हैं तो इशूइंग कमर्शियल पेपर वगैरह। लेकिन फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो रिस्की ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बैंक्स। ठीक है, ये सारा तो उसके अलावा आप देखें, मैंने आज के लेक्चर में आपके साथ डिफरेंट टाइप्स वगैरह डिस्कस की। डिफरेंट टाइप्स में हमने कंज्यूमर लोन्स कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज डिस्कस की, सेल्स फाइनेंस कंपनीज डिस्कस की, कैप्टिव फाइनेंस कंपनीज डिस्कस की। फिर हमने देखा कि आपकी जो फाइनेंस कंपनीज है उनके एसेट्स क्या हैं, उनकी लायबिलिटीज क्या हैं। अगर आपको याद हो तो जिसका मेजर एसेट था वो कंज्यूमर लोन था, ठीक है, और लायबिलिटी में वो डिपेंड करते हैं कमर्शियल पेपर्स के ऊपर, और सम टाइम वो लोग पेरेंट कॉर्पोरेशन से बोरो करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया उनकी इनकम वगैरह। इनकम क्या होती है? जो इंटरेस्ट इनकम उनको मिलती है, जो फी वगैरह, और सम केसेस में टैक्स सर्विसेज प्रोवाइडर स्टेटमेंट देते हैं, उस पर उनको फी वगैरह जनरेट होती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंस कंपनी का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। फाइनेंस कंपनीज तब ऑरिजिनेट हुई थी जब क्योंकि बैंक्स जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट लोन्स वगैरह नहीं देता था। तो जब इंस्टॉलमेंट लोन्स का कंसेप्ट आया, दैट बूस्टेड द ग्रोथ ऑफ द फाइनेंस कंपनीज। और लेटर ऑन जब आपकी कार लीजिंग शुरू की, फाइनेंस कंपनी का जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट था वो कार लीजिंग था, क्योंकि इससे पहले बैंक्स वगैरह कार लीजिंग नहीं प्रोवाइड करते थे। बैंक आपको बैंक्स वगैरह जो हैं वो आपको कार लीजिंग नहीं प्रोवाइड करते थे, इसलिए लोग फाइनेंस कंपनीज की तरफ आते थे। उनके फाइनेंस कंपनीज जो हैं कार लीजिंग वगैरह प्रोवाइड करती थी। उसके बाद अगर हम देखें कार लीजिंग ऑफ कोर्स जो है वो लोगों के पास ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होगी, लोगों को एडवांटेज मिला इंस्टॉलमेंट लोन्स वगैरह की वजह से, तो फाइनेंस कंपनीज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट हुआ। और जो बेसिक पर्पस था फाइनेंस कंपनीज का वो भी यही था कि लोगों को लोन्स प्रोवाइड किए जाएं। उसमें यही था कि लोगों को लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएं। फिर हमने बात की थी कि फाइनेंस कंपनीज में मेजर रिस्क कौन से हैं। एक तो इनका इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्योंकि लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ऑफ कोर्स जब इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करेगा तो बहुत रिस्की है। सेकेंड हमने डिस्कस किया था डिफॉल्ट रिस्क जो है वो ऑफ कोर्स जब लोग अगर वापस ही नहीं करेंगे तो क्रेडिट रिस्क हो जाएगा। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू था वो लिक्विडिटी रिस्क डिस्कस किया था। लिक्विडिटी रिस्क क्या था? लिक्विडिटी रिस्क ये है कि ऑफ कोर्स अगर कभी आपको कैश की जरूरत है, अगर आपके लोन्स आपने ज़ाहिर मीडियम टर्म के लिए प्रोवाइड किए गए हैं तो आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकता है। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमने टाइप तो डिस्कस की थी, वो रोल ओवर रिस्क थी। रोल ओवर रिस्क क्या था कि ये था कि कंपनीज जो है वो फाइनेंस कंपनीज जो है नॉर्मली इन्वॉल्व है कमर्शियल पेपर मार्केट में। अगर वो मार्केट ड्राई हो जाएगी तो दे आर अनएबल टू गिव द लोन्स। ये तो था सारा फाइनेंस कंपनीज का। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस कंपनीज। बिफोर एंडिंग द लेक्चर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, जो अब रिमेनिंग लेक्चर्स हैं, क्योंकि हमारे बहुत कम लेक्चर्स रह गए, हार्डली 2 और 3 लेक्चर्स। तो उसमें हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बहुत डिस्कस कर चुके हैं। हमने मार्केट्स इंस्टीट्यूशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, लेकिन हम जब भी बात करते हैं, आज जैसे फाइनेंस कंपनी में बात की, इस तरह वेंचर कैपिटल को डिस्कस करते हुए बात की, इंश्योरेंस कंपनीज की, वहां हम रिस्क की बात करते आए हैं। और मुझे ये फील हो रहा है कि हमने रिस्क पे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। हम इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करें, हम क्रेडिट रिस्क की बात करें हैं, तो रिस्क क्या है बेसिकली हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। फिर रिस्क क्या है, कितनी टाइप्स के हैं, उन रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिस्क जो है कभी भी अवॉइडेबल नहीं है। हाँ, उनको हेज किया जा सकता है विद इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। हेजिंग रिस्क क्या होता है, और रिस्क बेसिकली क्योंकि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोग मैनेजर्स वगैरह जब इनको
ऑर्गेनाइज करे होते हैं। तो मैनेजर्स के लिए रिस्क फैक्टर को देखना, मैनेजिंग रिस्क जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, उसके बाद हम क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कर चुके हैं, तो आई थिंक रिस्क के ऊपर हम देखेंगे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं आपको यही डिस्कस करूंगी आपके साथ कि रिस्क मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, और एक तो ये कि अगर रिस्क आ गया है तो आप मैनेज कैसे करेंगे। दूसरा ये कि जब आप कोई जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो कौन से, आपको किस तरह इन्वेस्टमेंट चूज करनी चाहिए कि वो लेस रिस्की हो। मैनेजर्स किस तरह उसके अंदर केयरफुल हो कि उनके रिस्क जो है वो कम से कम हो, ताकि रिस्क फैक्टर अगर कम होगा तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकता है। जहां जहां रिस्क होगा वहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखें, उनका बेसिक काम ही क्योंकि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना है, तो ऑफ कोर्स उनकी सेविंग्स वगैरह लोगों के डिपॉजिट्स हैं, तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर फेसिंग द रिस्क प्रॉब्लम। और मैनेजर्स के लिए बहुत टफ एक जॉब है कि वो अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे, आपने शायद माइट पॉसिबल भी आपकी स्टडी में भी कोई रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स हो, लेकिन आजकल मैं आपको बताऊं रिसर्चर्स जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा गैप है रिस्क मैनेजमेंट में। अगर बीइंग अ रिसर्चर आप देखें तो आप पेपर्स वगैरह, रिसर्च पेपर्स वगैरह अगर आप लोगों ने कभी पढ़े हो या आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो, तो रिस्क मैनेजमेंट इज एन इमर्जिंग फील्ड फॉर द मैनेजर्स। ठीक है, बहुत एक इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। और आप देखिए डिफरेंट जगह पे, जहाँ पे कुछ बैंक्स देख लें या डिफरेंट कंपनीज वगैरह ने रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तक, जिस तरह क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट सेम इस तरह कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो रिस्क को देख रहे होते हैं, रिस्क को कम कर रहे होते हैं। आपको शायद याद हो हमने बात की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हुए कि 500 इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशंस को देख रहे होते हैं। उनकी बेसिक क्या उसके पीछे रीजन थी, वो यही थी कि वो अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकें। तो अब इसी तरह रिसर्च में बहुत ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट जो है कि बहुत इमर्जिंग फील्ड है, इसलिए। और देखिए, आप अगर कंज्यूमर की बात करें या आप अपनी इंडिविजुअल की बात करें, आप भी यही चाहते हैं कि रिस्क कम से कम हो। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, रिस्क अवर्स, कि हम कम से कम रिस्क लें। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि रिस्क तो हर जगह में होता है, लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि टू मच रिस्क लीड्स टू टू मच रिवॉर्ड्स। जितने ज्यादा रिस्की एसेट्स या जितनी ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स होंगे, आप उतना ज्यादा रिवॉर्ड। हम यही देखेंगे रिस्क एंड रिटर्न हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर आप रिस्क की तरफ नहीं जाते, रिस्की एसेट्स में नहीं जाते या रिस्की प्रोजेक्ट्स नहीं लेते, तो माइट पॉसिबल भी आपका रिटर्न भी लिमिटेड हो। तो हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिस्क किस तरह आपके इन तमाम फैक्टर्स को, रिस्क मैनेजमेंट है कैसे, और बीइंग अ मैनेजर आपको कौन सी ये पॉलिसीज वगैरह देखनी चाहिए, और आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिस्क कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिस्क जो होते हैं। रिस्क की बहुत ज्यादा टाइप है। पॉलिटिकल रिस्क एक बहुत बड़ा, देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो एक रिस्क होता है, तो ऑफकोर्स पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाता है। इंटरेस्ट रेट की मैंने बात की थी कि 1800s में जब इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट किया तो जाहिर है एक इंटरेस्ट रेट रिस्क था। इसी तरह रिस्क की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट नेचर है, और हम ये सारी चीजें देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। हम जरूर कवर करेंगे कि हम अपने रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। बीइंग अ मैनेजर वो कौन सी पॉलिसीज वगैरह हैं आप अपने इंस्टीट्यूशन में ला सकते हैं, गाइडलाइंस क्या है उसमें कि आप किस तरह इन तमाम चीजों को रिड्यूस कर सकते हो, और ताकि दैट enables you to achieve or earn higher profits. ठीक है, this is all about today's lecture. Allah Hafiz.